हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टारगेट में। आशा करते हैं आप तो स्वस्थ मस्त और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम क्लास 10 का जो चैप्टर है नेताजी का चश्मा हिंदी का, उसे पढ़ने जाएंगे और समझेंगे भी। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं नेताजी का चश्मा। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। देखिए, इससे पहले हम नेताजी का चश्मा पढ़े, इससे पहले इसके लेखक जो हैं स्वयं प्रकाश जी, इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था, देखिए स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। ये वसुंधरा पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। किससे रहे? इनका जो मतलब कि जिसमें वो पहले जब लिखते थे कविता, वो कौन सी पत्रिका थी, मतलब कि जिसमें भेजा करते थे, तो वो वसुंधरा थी। कौन थी वसुंधरा। देखिए देखिए आगे बढ़ते हैं। इनके 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश का आज समकालीन कहानी है, महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें सूरज कब निकला, इनका जो कहानी है संग्रह कहानी, उसमें है एक सूरज कब निकला, आएंगे अच्छे दिन भी, नहीं बोलते आएंगे अच्छे दिन भी। और इनकी जो और है, देखिए हम देखते हैं। आदमी क्या कहते हैं? आदमी जात का आदमी है। क्या है? आदमी जात का आदमी है। संसाधन उल्लेखनीय, इनका जो संसाधन उल्लेखनीय है, उनके बीच में विनय। क्या? बीच में विनय। इंधय उपन्यास चार्चित आदि से पहले सम्मानित वनमालीय पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनको कौन कौन सी पुरस्कार मिली थी? तो इसका अकादमी पुरस्कार, फिर वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार और पुरस्कारों से प्रकृत किया जा चुका है। और देखिए इनका जो निधन हुआ था, इनका डेथ हुआ था 2019 को, हाल ही में हुआ 2019। ये तो हमारा 2024 चल रहा है, पता ही होगा, यानी कि अधिक दिन की बात नहीं है। इनका जो मृत्यु हुआ था वो 2019 में हुआ है। चलिए इनके बारे में और कुछ बातें जानते हैं। देखिए, मध्यवीय जीवन के कुशल चित्रे स्वयं प्रकाश जी कहानियों में वर्ण संश्लेषण के विरुद्ध चेतना है, जो पूरा संश्लेषण विरुद्ध के विरुद्ध चेतना है। हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग देखते हैं होगा आप, घर घर में जाति या फिर गांव में जाति, संप्रदाय, लिंग में भेद किया जाता है। इसके आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वयं भी है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई यह कहानियों हिंदी में वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अब जो पाठ की ओर पढ़ेंगे वो है हमारा नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा में 4-5 लोग अच्छे किरदार निभाएंगे। जो एक है हवलदार साहब, देखिए इनका पहले ही जिक्र किया गया। हवलदार साहब, एक कैप्टन होगा और एक पानवाला होगा। तो इनके बारे में कहानी लिखी गई है। तो नेताजी का चश्मा एक मूर्ति है, उस पर नेताजी का चश्मा लगा हुआ है, उसी के बारे में बात होगी। देखिए इससे नाम से ही पता चल रहा है नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस। कौन है? श्री सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात होगी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले क्या है, हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरना पड़ता था। हवलदार साहब जो एक कुछ कंपनी में काम करते थे, कंपनी का यहाँ जिक्र नहीं है, बस लिखा है कि कंपनी में काम करते थे। वो कब जाते थे? तो हर 15वें दिन जाते थे। ये एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए हम पाठ पढ़ाएंगे, उसके साथ में आपको वो इम्पोर्टेंट बातें भी बताएंगे जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे कि देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या फिर सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। हवलदार साहब कौन थे, वो क्या करते थे? तो हवलदार साहब एक क्या बोलते, कुछ मतलब कि
कंपनी में काम करते थे और वो जो उस कस्बे से हर 15वें दिन में गुजारा करते थे। वो अच्छे नेक इंसान थे। चलिए इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कैसे इंसान थे। देखिए यहाँ हवलदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे। एक कस्बा था, पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, तो जो कस्बा था वो बहुत बड़ा नहीं था जिस पर पक्का मकान कहा जा सके। कस्बा उतना बड़ा नहीं था जिसे हम पक्का मकान कहें। वैसे ही कुछ ही मकान थे। क्या है, कस्बे में वैसे ही कुछ ही मकान थे और जिसे बाजार कहा जा सके, मतलब उसे कस्बा नहीं बाजार कहा जा सकता था सके। वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना भी था। वो अपने 2 ओपन ईयरिंग सिनेमा हॉल और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी जो कुछ ना कुछ करते भी रहती थी। कौन थी? नगर पालिका थी जो कुछ ना कुछ काम करते रहती थी। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है, कोई सड़क पक्की करवा देती थी, तो कभी कुछ पेशाब घर बनवा देती थी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती थी, कभी सम्मेलन करवा दिया करती थी। ऐसे बहुत सी कामें किया करती थी जो नगर पालिका थी। देखिए फिर लिखा, देखिए इसी नगर पालिका के किसी उत्साहित बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के जो मुख्य बाजार के रूप में चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमने कहा था ना किसकी बात हो रहा है, नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस जी का। तो क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। संगमरमर की, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि मूर्ति किस पत्थर से बनी थी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो संगमरमर की पत्थर से बनी थी। देखिए प्रतिमा क्या थी, संगमरमर की थी, लगवा दी थी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है बल्कि उसके बीच एक छोटी से हिस्से के बारे में है। उस मूर्ति का ही एक छोटा सा हिस्सा है, एक चश्मा, उसके बारे में ये कहानी लिखी गई है। देखिए यहाँ पर बोलता है उसी कहानी, मतलब कि वही जो मूर्ति है उसी के बारे में मतलब जो पार्ट में है वो आपको बताया जाएगा। देखिए नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं हमारे। देखिए पूरी बात तो अब पता नहीं, लेखक कहता है पूरी बात तो मुझे पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छे मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय में उपहापिया और चिट्ठी पत्री के बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड के शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार की अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अतः ये कस्बे में इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसे कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोटी के दूसरे बटन तक कोई फीट ऊंची, जिसे कहते हैं वॉस्ट। क्या है, जो हमारा मतलब छाती तक का मूर्ति होता है उसे वॉस्ट कहते हैं। देखिए दूसरे बटन तक बोल रहा है तो उसे क्या कहते हैं, वॉस्ट कहते हैं। उस ऐसे मूर्ति को वॉस्ट कहते हैं। और सुंदर थी, क्या थी मूर्ति, सुंदर भी थी, अच्छी बात है। सुंदर तो हो गई, ये ड्राइंग मास्टर ने बनाई होगी या फिर जैसी भी हो, लेकिन यहाँ कहता है सुंदर है, मतलब सुंदर होगी। देखिए फिर कहता है नेताजी सुंदर लग रहे थे। क्या लग रहे थे, नेताजी सुंदर लग रहे थे और कुछ मासूम और कमीसीन फौजी वर्दी में थे। किस वर्दी में थे, तो नेताजी का मूर्ति जो था वो फौजी वर्दी में था। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो बेघर याद आने लगते थे। देखिए नेताजी की ये जो है ना, ये नेताजी बोले थे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। ये लेखक कहता है उस मूर्ति को देखते ही मुझे ये बात याद आती थी कि जो नेताजी कहते थे दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो,
मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एकदम सही। ऐसे ही इसे जो देखिए बेगर याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज थी कसर, मतलब एक चीज की जो कसर थी जो देखते ही खटकती थी। यहाँ देखिए हमारा मेन पॉइंट आ गया। यहीं से हमारा कहानी स्टार्ट होता है। क्या खटकती थी लेखक को? तो नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। क्या नहीं था? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यही चश्मे के बारे में पूरी कहानी में बात होगी। देखिए तो क्या नहीं था? नेताजी के मतलब कि संगमरमर की जो मूर्ति थी नेताजी का बुस्त की, उसमें चश्मा नहीं था। तो देखिए फिर क्या कहते हैं लेखक, लेकिन संगमरमर की नहीं थी। सॉरी यहाँ से, हाँ यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर की नहीं थी। यहाँ जो है उनके मूर्ति पर जो चश्मा लगाया गया था, देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा चश्मा पहनते थे। उनकी मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मतलब कि जो संगमरमर से बनाया था मूर्ति, लेकिन संगमरमर का चश्मा नहीं था, उसमें कुछ दूसरा चश्मा लगाया हुआ था। चलिए पढ़ते हैं, देखते कौन सा चश्मा लगाया हुआ था। देखिए तो क्या कहता है, एक सामान्य और समुच्च, क्या एक सामान्य और समुच्च के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम को पहना दिया गया था। क्या था? एक मतलब कि जो चश्मा होता है चौड़ा काला मोटा फ्रेम वाला, ऐसे जो चश्मा होता है उसमें एक असली चश्मा जो हम लोग लगाते हैं ना, वैसे चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतूहलभरी मुस्कान फैल गई। देखिए ऑफ कोर्स बात है, क्योंकि कोई भी अगर वैसे मूर्ति को देखेगा तो हंसबे करेगा। जैसे हवलदार साहब पहले बार उस चौराहे से गुजर रहे थे, तब उन्होंने मूर्ति को देखी और देखते ही मुस्कुराने लगे कि भाई ये कैसा सिस्टम आ गया है। मूर्ति जो है हमारा वो संगमरमर का, पत्थर का, और चश्मा ओरिजिनल। यही बात है। देखिए फिर क्या कहते हैं, मुस्कान हो, वाह भाई वाह। देखिए यही कह रहे हैं, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। वाह। क्या कहते हैं, मूर्ति क्या जो है मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। क्या जो हवलदार साहब की जो जीप थी वो जो पान खा लिए, अब आगे जाएंगे ना, तो उनका जो जीप छोड़कर जो मतलब कि उनका जो गाड़ी वगैरह था वो जीप था वो आगे चल गई। लेकिन हवलदार साहब मूर्ति के बारे में ही सोचने लगे। क्या करने लगे? हवलदार साहब जो थे वो मूर्ति के बारे में ही सोचने लगे रहे, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है कि कहा जा चाहिए महत्वपूर्ण मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, इस भावना का है, वरना तो देशभक्ति में आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। क्या होती जा रही है? देशभक्ति आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। उन्हें क्या दिखाई दिया? मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब को कौतूहल और बढ़ गया, मतलब जो कौतूहल मुस्कान था, हंसी और बढ़ गया। अरे चश्मा मतलब कि जो मूर्ति है वो अपने कपड़े या फिर तो दूसरा कुछ नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा डेली बदल रही है। इस बात पर उन्हें और मतलब तेज़ी से हंसी आने लगी हवलदार साहब को। वाह भाई वाह, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा बदल सकती है। ये कहकर हवलदार साहब जो हंसने लगे। देखिए तीसरे बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्मनीय हो उठा तो पान वाले से
ही पूछ लिया। क्या पूछ लिया भाई? पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा बार बार बदल कैसे जाता है? किससे पूछ लिया? तो हवलदार साहब ने पान वाले से यह पूछ लिया, क्या भाई, तुम्हारे नेताजी का चश्मा बार बार बदल कैसे जाता है? देखिए पान वाले ने क्या जवाब दिया। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। पान वाला है, पोस पान खाएगा। पान वाला का जो मुंह में पान ठुसा हुआ था वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। क्या था? देखिए मतलब कि पान वाले के बारे में पूछ सकता है तो आपको जानना होगा कि वो कैसा इंसान था। तो जो एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में हंसने लगे। आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोत थिरकने लगी। तोत यानी कि जो बहुत मोटा था, इसलिए उसका जो जैसे हंसा तो उसका पेट जो है हिलने लगा, उसे तोत थिरकने लगी बोला गया है। मुहावरे का मतलब कि उपयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका। क्या किया? पीछे मुड़ा और अपने दुकान के नीचे जो है पान थूक दिया। थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। कौन करता है? कैप्टन चश्मे वाला करता है। ये जो कैप्टन है, इस कैप्टन जो कैप्टन चश्मे वाला है, इसका इस कहानी में बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसके बारे में हमें जानना चाहिए और जानेंगे। देखिए आगे, देखिए क्या करता है। तो हवलदार साहब ने फिर से पूछा, क्या करता है? तो हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, मतलब कि कुछ समझ नहीं पाए। तो उसने पूछ लिया कि क्या करता है? तो चश्मे चेंज कर देता है। कौन बोलता है? पान वाला कहता है कि चश्मे चेंज कर देता है। तो पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए थे। ऐसे बोलेगा तो कौन समझेगा भाई? कोई चेंज कर देता है, नहीं चेंज कर देता है। पान वाले ने मतलब कि क्या मतलब तो देखिए पान वाले को अभी हवलदार साहब को अभी भी बात समझ में नहीं आई थी। तो देखिए क्या कहते हैं, कोई गिराहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखोट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। क्या कर दिया? उसे उधर दूसरा बैठा दिया। मतलब जो है ना, जो कोई भी ग्राहक आता था उसके सामने, तो उसके पास ऐसा ही चश्मा ना होने के कारण जो कैप्टन था वो मूर्ति का चश्मा उतार कर उसे दे देता था और उसके स्थान पर दूसरा चश्मा लगा लेता था। यही बोल रहा है। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई थी। हवलदार साहब को जो बात थी वो कुछ समझ में आई थी। ऐसे चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। एक चश्मे वाला है ऐसा जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। क्या लगती है? नेताजी की जो मतलब मूर्ति है वो उन्हें बिना चश्मे की बुरी लगती है। क्या अच्छी नहीं लगती उन्हें, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। मतलब जो हवलदार साहब सोच रहे हैं कि मानो उन्हें नेताजी का जो चश्मा बिना लगाया है उससे नेताजी को कोई कष्ट हो रही है, इसलिए वो उसके ऊपर असली का चश्मा लगा दिए थे। कौन लगाया था? तो एक कैप्टन लगाया था। कैप्टन यानी चश्मे बेचने वाला। सॉरी। देखिए और चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही थी। क्या हो रही थी? नेताजी को असुविधा हो रही थी, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में एक उपलब्ध इन्हें गिने फ्रेमों से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया। कैप्टन का जो दुकान, मतलब दुकान नहीं था, छोटा मोटा वो जो फेरी में बेचता है उसे फेरी में बेच रहा था। लेकिन जब कोई ग्राहक आता तो उसके वैसे फ्रेम की दरकार होती जैसे मूर्ति पर लगे। तो कैप्टन क्या करता था? जो मूर्ति पर है ना चश्मा, देखिए क्या कहता है, चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी के क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। मतलब जो नेताजी कैप्टन था वो नेताजी की मूर्ति से जब चश्मा उतारता था तो उससे क्षमा मांगता था कि नेताजी मुझे मजबूरी है, हम चश्मा उतार रहे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इसके स्थान पर हम आपको दूसरा चश्मा लगा दे रहे हैं।
ऐसा करके वो माफ़ी मांग के चश्मा उतार लेता था है। और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता था, मतलब दूसरा फ्रेम है, दूसरा फ्रेम वाला चश्मा लगा देता था। वाह भाई खूब, कौन कहते हैं? वाह भाई खूब कहते हैं, हवलदार साहब कह रहे हैं, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब को अब अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही थी। हवलदार साहब ने पानवाले से फिर पूछा, उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए हवलदार साहब जो थे वो पानवाले को फिर पूछ लिए, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? कि हवलदार साहब ने पूछा कि नेताजी का जो असली यानी कि ओरिजिनल चश्मा था वो कहाँ गया? तो पानवाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। पानवाला जो था वो पान में मतलब कि मुंह में दूसरा पान ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी दांत थिरकी, कत्थे की डंठी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी, मतलब जो पान खा रहा था उसे थूक दिया और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। क्या किया? जो मास्टर था वो बनाना भूल गया। पानवाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी ये वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने माह भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर लिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर का पारदर्शी चश्मा कैसे बना है ये समझ नहीं आया होगा। जाए कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। यह बताते बताते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। ये भी सही है, ये सोच रहे हवलदार साहब। अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह भी निकल गया होगा। उफ, हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कतूहल लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले को देशभक्ति की समझ नमस्कार करते हुए वह जीप की तरफ चले। क्या किए? जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़ और पानवाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौजी महत्वपूर्ण सिपाही? पानवाले नया पान खा चुका था। पानवाला जो था वो नया पान खा चुका था। क्या किया था? पानवाला नया पान खा चुका था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रखकर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराता बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वह देखी वो आ रहा था। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। क्या करो? फोटो वोटो छपवा दो उनका कहीं। किसका? कैप्टन यानी कि चश्मे बेचने वाला का। हवलदार साहब को पानवाले द्वारा एक देशभक्त को इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। ऑफ कोर्स किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी देशभक्त का मजाक उड़ाता है, अच्छी बात थोड़ी है। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी सुकुंदकच्ची और दूसरे हाथ पर एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मों के अभी अभी एक गले से निकला था
एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं। जो इसका जो कैप्टन था उसका कोई दुकान भी नहीं था। वो इधर उधर जाके इधर उधर से बेचता था अपने चश्मों को और अपना गुजारा चलाता था। फेरी लगाता हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पानवाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने के लिए तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हवलदार साहब कितने साल तक उस कस्बे से गुजरते रहे, तो इसका सही आंसर होगा 2 साल से उस कस्बे से गुजरते रहे। कितने साल? 2 साल से। देखिए फिर कहते हैं उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी का मूर्ति बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मे होता तो कभी चौकोर, तो कभी लाल और कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कंचों वाला गोल चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पानवाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? हवलदार साहब फिर पानवाले से पूछे, क्या भाई, अब तुम्हारे नेताजी की आंखों पर कोई चश्मा नहीं है? पानवाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखों पोंछते हुए बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछे हवलदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप की ओर आगे बढ़े और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जीवन जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाली पर भी हंसती है और अपने के लिए बेगाने के मौके ढूंढती रहती है। दुखी हो गए। 15वें दिन के बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हस्तस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधी निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। फिर कहते लेकिन
आदत से मजबूर। जो हवलदार साहब थे वो डेली डेली वहाँ रुकते थे, मूर्ति की ओर देखते थे, पान खाते थे, पान का पैसा चुकाते थे और फिर काम के लिए चला जाते थे अपना जो ऑफिस था वहाँ। तो इसलिए वो आदत से मजबूर थे। जो रोज़ाना करो वो आदत सी हो जाती है, अगर ना करो तो अच्छी नहीं लगती। उसी तरह उन्हें वो आदत पड़ गई थी उनकी, इसलिए उनकी जो आँखें थी वो चौराहे आते हैं, मतलब मजबूर आँखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। क्या कि आँखें जो है मतलब चौराहे की तरफ जैसे ही जीभ उनका गुजरा तो हवलदार साहब के आँख मूर्ति की तरफ चला ही गई, खींची गई उनकी आँख को। कुछ ऐसा ही देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। क्या हुए? अटेंशन में खड़े हो गए, तो सीधे एकदम खड़े हो गए कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे कुछ बना लेते हैं, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। मतलब जो हाँ उसकी मूर्ति पर चश्मा लगा था, जो बच्चे बनाते हैं कुछ भी, सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा था जो बच्चे बना लेते हैं, वैसे चश्मा मूर्ति पर लगी हुई थी। तो और इसी देखकर हवलदार साहब मतलब भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू आने लगी कि आज भी देशभक्त है हमारी इस दुनिया में, बच्चा में भी देशभक्ति है, जो एक नेताजी की मूर्ति पर चश्मा भी लगा देती है खुद से बना के। तो यही हमारा पाठ का मकसद है कि देशभक्त आज भी होते हैं और देशभक्त की इज्जत करनी चाहिए, हमें देशभक्त को सम्मान देना चाहिए। और अगर आपको हमारा यह पाठ हम जो पढ़ाए वो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और धन्यवाद, इतना ही कहकर